साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों पिछली कक्षा में हमने बुद्धि के 3 सिद्धांत पढ़े। साथियों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा विनय का एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत। साथियों आज हम पढ़ेंगे बुद्धि से संबंधित चौथा सिद्धांत जिसका नाम है समूह तत्व सिद्धांत। साथियों बहुत महत्वपूर्ण कक्षा, शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप ध्यानपूर्वक इन कक्षाओं को पढ़ें। साथियों समूह तत्व का सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं हम कि समूह तत्व का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। तो साथियों समूह तत्व का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो समूह तत्व के प्रतिपादक साथियों थर्स्टन है। ये सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने, ठीक है। इस सिद्धांत को साथियों हम, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये क्या कहलाता है? कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहलाता है। साथियों थर्स्टन के अनुसार सामान्य बुद्धि को कई भागों में बांटा जा सकता है। जो थर्स्टन है वो कहते हैं कि जो सामान्य बुद्धि है उस सामान्य बुद्धि को कई तत्वों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस है जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, तो वो जो सामान्य बुद्धि है इस सामान्य बुद्धि को बहुत सारे भागों में, कई भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों इनको प्राथमिक योग्यताएं कहा जाता है। जो सामान्य बुद्धि है उनको बांटा जाता है किन में? कई भागों में, और उन भागों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक योग्यताएं कहा जाता है। साथियों इन प्राथमिक योग्यताओं के कई ग्रुप होते हैं, कई समूह होते हैं जिनका अपना एक प्राथमिक तत्व होता है। यानी इन प्राथमिक योग्यताओं का जो समूह होता है, वो जो समूह है उस समूह का अपना एक प्राथमिक तत्व होता है। इनका क्या होता है? एक प्राथमिक तत्व होता है। साथियों थर्स्टन और उनके साथियों ने ऐसे 9 तत्व बताए जिनमें जो प्राथमिक तत्व होते हैं। तो साथियों जो थर्स्टन महोदय और उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि जो सामान्य बुद्धि है उस सामान्य बुद्धि को कई भागों में बांटा जा सकता है और उनको हम प्राथमिक योग्यताएं कहते हैं। जिनमें बांटा जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको प्राथमिक योग्यताएं कहा जाता है। और इन प्राथमिक क्रियाओं के कई समूह होते हैं। जो प्राथमिक योग्यताएं हैं, प्राथमिक क्रियाओं के कई क्या होते हैं? समूह होते हैं, और इन सब का एक अपना प्राथमिक तत्व होता है। तो साथियों ऐसे 9 तत्व बताए जो थर्स्टन महोदय थे, उन्होंने ऐसे 9 तत्व बताए। यानी कि इन्होंने कुल 9 तत्व बताए। कितने बताए? 9 तत्व, ठीक है। 9 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए साथियों, एक है मौखिक तत्व। मौखिक तत्व, ठीक है, जिसको हम वर्बल फैक्टर कहते हैं। वर्बल फैक्टर या हम उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वह प्रेक्षण तत्व। प्रेक्षण तत्व, प्रेक्षण तत्व को स्पेशल फैक्टर कहते हैं। इसको हम एस से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा साथियों अंक संबंधी तत्व। अंक संबंधी तत्व जिसको हम नंबर फैक्टर यानी कि एन कहते हैं, ठीक है। चौथा साथियों शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व। शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व। साथियों शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व को हम वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं, जिसको हम W से इंगित करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से उन्होंने 9 तत्व बताए हैं। तो देखिए 9 तत्व, 5वां जो तत्व है उन्होंने बताया कि स्मृति शक्ति तत्व। स्मृति शक्ति तत्व जिसको कि हम मेमोरी पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि उसको हम M लिख सकते हैं। छठा उन्होंने बताया साथियों प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व।
प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, जिसको कि हम प्रिपरेशनल फैक्टर यानी कि पी कहते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही उन्होंने सातवां उन्होंने बताया तार्किक तत्व। तार्किक तत्व यानी कि रीजनिंग फैक्टर, जिसको हम आर लिख सकते हैं। साथियों, इसके बाद उन्होंने आठवां तत्व बताया निगमन तर्क तत्व। निगमन तर्क तत्व, जिनको क्या कहते हैं हम, इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर यानी कि आई कह सकते हैं। साथियों, उन्होंने नवा बताया आगमन तर्क तत्व। जो नवा तत्व बताया उन्होंने वो क्या बताया, आगमन तर्क तत्व, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर यानी कि डी कह सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो थर्स्टन और उनके साथी थे, उन्होंने जो सामान्य बुद्धि थे, उन सामान्य बुद्धि में 9 तत्व बताए। ठीक है, तो ये 9 तत्व हैं जो कि थर्स्टन ने और उनके साथियों ने समूह तत्व के सिद्धांत में बताए। साथियों, इन 9 तत्वों को से मिलकर बुद्धि बनती है। ऐसा उन्होंने कहा कि इन सब के मिलने पर क्या बनती है, बुद्धि बनती है, बुद्धि का निर्माण होता है। यानी कि वी एस एन डब्ल्यू एम पी आर आई और डी, ये 9 तत्व, इन 9 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा थर्स्टन और उसके साथियों ने। कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का, समूह तत्व का सिद्धांत दिया। थर्स्टन ने कहा कि जो बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि बहुत सारी प्राथमिक योग्यताओं से बनती है और उन प्राथमिक योग्यताओं का अपना एक प्राथमिक तत्व होता है। तो ये 9 प्रकार के प्राथमिक तत्व बताए और इन 9 प्राथमिक तत्वों से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। ऐसा कहा थर्स्टन महोदय ने और उनके साथियों ने। तो थर्स्टन के अनुसार 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध होता है, इनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होता है। तो साथियों, यह है थर्स्टन महोदय का समूह तत्व का सिद्धांत। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम बुद्धि का 5वां सिद्धांत पढ़ते हैं। और साथियों, बुद्धि का 5वां सिद्धांत, जिसका नाम है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत। साथियों, बुद्धि का हम 5वां सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिदर्श का सिद्धांत है। साथियों, प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या है ये हम जानेंगे। देखिए, प्रतिदर्श यानी कि सैंपलिंग थ्योरी। ठीक है, अब ये सैंपलिंग थ्योरी क्या होती है। साथियों, इस सिद्धांत को थॉमसन ने दिया। इसके प्रतिपादक कौन हैं, इसके प्रतिपादक हैं थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार, थॉमसन के अनुसार, जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है। यानी कि जो बुद्धि है, उस बुद्धि का जो निर्माण है, यानी बुद्धि जो है, बुद्धि का निर्माण किनसे हुआ है, कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर हुआ है। यानी कि बुद्धि का निर्माण कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के होता है। ऐसा कहा थॉमसन महोदय ने कि जो बुद्धि है उसका निर्माण किनसे होता है, कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के उसका निर्माण होता है। तो जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके लिए वह अपनी योग्यताओं का प्रयोग करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करता है। अपनी योग्यताएं जो उसकी हैं, उन योग्यताएं का प्रयोग करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मान लो, जब वो किसी कार्य को करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करता है। लेकिन वह अपनी संपूर्ण योग्यता का प्रयोग न करके केवल उसके एक प्रतिदर्श का ही प्रयोग करता है। लेकिन वह संपूर्ण योग्यता का नहीं, यानी कि संपूर्ण योग्यता का नहीं,
बल्कि किसका प्रयोग करता है, बल्कि उसके एक प्रतिदर्श, उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, मान लो अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो वो काम करने के लिए क्या करेगा, अपनी योग्यताएं जो हैं उसकी उनका प्रयोग करेगा, लेकिन वो उस काम को करने में अपनी संपूर्ण योग्यताओं का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसके केवल एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कार्य को पूर्ण करने में केवल एक ही प्रतिदर्श का प्रदर्शन होता है। तो इन प्रतिदर्शों में जो संबंध होता है वह सभी योग्यताओं के स्वतंत्र मिश्रण के कारण से आता है। अर्थात प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या है, इसको सरल भाषा में समझिए आप कि मान लो कोई व्यक्ति जो बुद्धि है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि है उस बुद्धि का निर्माण कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर होता है, ऐसा कहा थॉमसन ने। और जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है मान लो, तो वह अपनी योग्यताओं का प्रयोग करता है उस काम को करने के लिए, लेकिन जब वो काम को करने के लिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग करता है तो वो कभी भी संपूर्ण योग्यता का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वह उस संपूर्ण योग्यता का एक प्रतिदर्श ही काम में लेता है और अपने काम को पूरा करता है। तो साथियों यह है प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग, केवल सैंपल का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये प्रतिदर्श का सिद्धांत या सैंपलिंग थ्योरी कहलाती। तो साथियों ये क्या है, ये सैंपलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श का सिद्धांत कहलाता है। साथियों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। साथियों अब हम पढ़ेंगे बुद्धि का छठा सिद्धांत, और छठा सिद्धांत है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। साथियों क्रमिक महत्व का सिद्धांत क्या होता है, देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है साथियों वो क्या था, वर्नन और बर्ट ने। इसका प्रतिपादन किसने किया, वर्नन प्लस बर्ट, इन दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इसमें प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। जो मानसिक योग्यता है यानी कि प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है, यानी कि जो मानसिक योग्यताएं हैं उनमें से प्रत्येक मानसिक योग्यताओं को क्या किया गया है, क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। साथियों जिसके आधार पर सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता वे फिर विशिष्ट योग्यता आती है, यानी कि जब क्रमिक महत्व की हम बात करते हैं तो इसके आधार पर सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता नंबर 1 पर आती है, और उसके बाद कौन सी आती है, फिर आती है विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता यानी स्पेशल फैक्टर जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्या किया गया है, इसमें क्रमिक महत्व यानी क्रम से महत्व प्रदान किया गया है, और उसमें पहले क्रम पर कौन आती है, सामान्य योग्यता आती है, और दूसरे क्रम पर फिर आती है विशिष्ट योग्यता। साथियों इसमें क्या है, जो सामान्य योग्यता है ना, उस सामान्य योग्यता को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य योग्यता कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ये जो सामान्य योग्यता है अपनी, इस सामान्य योग्यता को उसने 2 भागों में बांट दिया। देखिए पहला भाग यानी कि जो सामान्य योग्यता का पहला भाग वो क्या है, वो है क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, प्रक्षेपण अर्थात स्पेशल, वे शारीरिक यानी फिजिकल। एक तो ये भाग कर दिया, और दूसरा भाग सामान्य योग्यता किसने क्या किया, वो क्या, शाब्दिक। शाब्दिक यानी वर्बल, एक सांख्यिक यानी स्टैटिकल, वे शैक्षिक अर्थात एजुकेशनल। तो साथियों ये क्रमिक महत्व का सिद्धांत है। इसमें उसने क्या किया है कि इसमें वर्नन और थर्स्टा जो बर्ट थे उन्होंने प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया, और क्रम के हिसाब से पहले सामान्य योग्यता आती है, उसके बाद विशिष्ट योग्यता आती है। सामान्य योग्यता के उन्होंने 2 भाग किए, क्रियात्मक यांत्रिक प्रक्षेपण और शारीरिक, और दूसरा भाग किया शाब्दिक सांख्यिक और शैक्षिक। ठीक है, इसमें वर्णन ने प्रथम को तो KM और दूसरे को VD कहा है। ठीक है, ये जो है इसको तो उन्होंने कहा KM,
और इसको क्या कहा, इसको वीडी कहा उन्होंने। ठीक है, तो साथियों ये क्रमिक महत्व का सिद्धांत है, अर्थात प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान करना, और क्रमिक महत्व के हिसाब से पहले क्रम पर आती है सामान्य योग्यता और दूसरे पर आती है विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, क्रियात्मक यांत्रिक प्रक्षेपण व शारीरिक, और दूसरा शाब्दिक सांख्यिक और शैक्षिक योग्यता। तो साथियों यह है क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो कि वर्णन और बर्ट ने दिया। साथियों अब हम पढ़ते हैं सातवां और अंतिम सिद्धांत बुद्धि का। साथियों बुद्धि का सातवां और अंतिम सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और इसका नाम है त्रिआयाम सिद्धांत। साथियों त्रिआयाम यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत को साथियों दिया था गिलफोर्ड ने, यानी कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक की हम बात करें तो कौन है, वो है गिलफोर्ड, और गिलफोर्ड ने 1967 में सिद्धांत दिया था। साथियों इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको ही त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो साथियों ये इसके उपनाम है। त्रिआयाम सिद्धांत के त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों ये सिद्धांत जो है थर्स्टन, थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन के सिद्धांतों से काफ़ी कुछ अलग है। गिलफोर्ड ने क्या किया, बुद्धि के सभी कारकों को, उन्होंने क्या किया कि जो बुद्धि के सभी कारक, उन बुद्धि के जो सभी कारक थे उन कारकों को 3 विमाओं में बांटा। कितने विमाओं में बांटा, 3 विमाओं में बांटा, इसलिए इसको त्रिविमीय कहते हैं। अर्थात बुद्धि के जितने भी कारक उनको 3 विमाओं में इन्होंने, जो गिलफोर्ड थे, उन्होंने बांट दिया। ठीक है, तो जैसे सामान्य बुद्धि जो है यह है सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो है उस सामान्य बुद्धि को इन्होंने एक तो संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पादन, इन 3 विमाओं में बांटा। पहले 3 भाग के सामान्य बुद्धि के। ठीक है, अब साथ में उन्होंने क्या, संक्रिया। बात करते हैं अपन संक्रिया की। देखिए संक्रिया क्या है, संक्रिया साथियों यानी कि ऑपरेशन, यह व्यक्ति द्वारा किए गए जो मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से संबंधित होता है। तो संक्रिया में दिए गए कार्य में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप की व्याख्या होती है, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस प्रकार से करता है, उसको करने में जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनके स्वरूप की व्याख्या होती है संक्रिया। ठीक है, संक्रिया को साथियों 5 भागों में बांट दिया। संक्रिया कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। नंबर 1 मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा साथियों अपसारी चिंतन, साथियों चौथा इन्होंने बताया ज्ञान, और 5वां स्मृति। तो इस प्रकार से 5 भागों में तो बांट दिया किसको, संक्रिया को। साथियों अब विषय वस्तु, विषय वस्तु को बांटा इन्होंने 4 भागों में। विषय वस्तु कितने भागों में बांट दिया, विषय वस्तु को बांट दिया इन्होंने 4 भागों में। ठीक है साथियों, 4 भाग कौन कौन से, देखिए। नंबर 1 आकार, नंबर 2 सांकेतिक, नंबर 3 शाब्दिक, नंबर 4 व्यवहारिक। तो ये विषय वस्तु को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इसके बाद बात करते हैं उत्पादन। साथियों उत्पादन को, यानी कि इसका अर्थ होता है किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम। ठीक है, वो होता है उत्पादन। जब किसी प्रकार की विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा कोई संक्रिया की जाती है, उसका जो परिणाम होता है वो उत्पादन कहलाता है। तो गिलफोर्ड ने इस उत्पादन को 6 भागों में बांटा। ठीक है, तो वो 6 भाग कौन कौन से, एक तो है इकाई, दूसरा उन्होंने बांटा वर्ग,
तीसरा संबंध, चौथा पद्धतियां, पांचवा रूपांतरण और छठा प्रयोग। साथियों ये इस प्रकार से इन्होंने उत्पादन को 6 भागों में बांट दिया। तो साथियों गिलफोर्ड ने बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की है और इनमें प्रत्येक विमा के अपने कई कारक हैं। संक्रिय विमा के जैसे 5 कारक हैं, विषय वस्तु विमा के 4 कारक हैं और उत्पादन विमा जो है उसके कितने हैं, 6 कारक होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि देखिए कितने, 5 × 4 × 6, तो इसको यदि हम करें तो 120 कारक। कितने कारक हो गए कुल, 120 कारक। इसको आप ध्यान रखिएगा, कितने कारक हो गए बुद्धि के, 120 कारक। किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 120 कारक बताए। हम यहाँ लिख सकते हैं 120 कारक। किसने बताए, गिलफोर्ड ने बताए। किसके, बुद्धि के 120 कारक गिलफोर्ड ने बताए। तो साथियों ये था बुद्धि का त्रिआयाम या त्रिविमीय या बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो साथियों ये हमने बुद्धि के 7 सिद्धांतों का अध्ययन विस्तार से किया है। साथियों अब हम बात करते हैं कि जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से उनका शैक्षिक महत्व होता है। तो साथियों आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे क्योंकि फिर लंबी कक्षा हो जाती है। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।